गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक। फिर से इडियम्स एंड फ्रेजेस की नेक्स्ट क्लास जो करने वाले हैं, जिसमें अगले 10 नए वर्ड 10 नई इडियम्स को हम शामिल करेंगे। 81 to 90 होंगी, तो बने रहिए शुरू से अंत तक। 15 मिनट लगभग इस क्लास की होंगी। इस 15 मिनट के अंदर आप नए 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस के मतलब समझेंगे। सबसे पहले कि क्या उनका हिंदी में मीनिंग होता है, क्या उनका इंग्लिश में मीनिंग होता है, और फिर हम एक क्विज कर लेंगे। क्विज से हमें ये पता चलेगा कि किस तरीके से एग्जाम में हमें आउट ऑफ 4 ऑप्शंस राइट आंसर को पिक करना होता है, जो आपके एग्जाम को फियर को दूर करेगा। मैं फिर से बता दूं कि क्विज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक बने रहना बहुत जरूरी है क्लास में। और अगर अभी जैसे जैसे एग्जाम्स पास आ रहे हैं एसएससी के, वापस से सीएचएसएल के जो बचे हुए एग्जाम हैं वो होने वाले हैं, तो वहां पे आपको इन सभी इडियम्स एंड फ्रेजेस में से बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिल सकते हैं। सो आप इनको थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि पेपर और पेन से आप नोट बना सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि अगर आपको पीडीएफ अवेलेबल करवानी है तो मैं पीडीएफ भी अवेलेबल करवा सकता हूं इन सब की। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली इडियम। सबसे पहले टर्न्ड अ डेफ ईयर, सुनी अनसुनी कर देना। टू इग्नोर समवन व्हेन दे कंप्लेन और आस्क फॉर समथिंग, इसको कहते हैं टर्न अ डेफ ईयर। देखिए ये इडियम दूसरी बार हमसे पूछी गई है, क्योंकि पहले की कुछ क्लासेस में हमने इसको ऑलरेडी शामिल कर लिया है इस सेम इडियम को। बट मैं इसको बार बार शामिल क्यों करता हूं, मैं चाहूं तो इनको हटा सकता हूं यहाँ से, बट नहीं। इसका कारण ये है कि आपको पता होना चाहिए कि एक इडियम जितनी बार हमारी क्लास में आ रही है वो उतनी बार ही एसएससी के एग्जाम्स में पूछी जा रही है। मतलब वो जितनी बार रिपीट होती है मैंने उतनी बार वहां पे यहाँ पे भी शामिल किया है। तो देखिए एक बार सेंटेंस में यूज देख लेते हैं। पिक्चर देख के आप समझ गए होंगे कि सुनी अनसुनी कर दे रहा किया जा रहा है यहाँ पे। टर्न अ डेफ ईयर, डेफ ईयर का मतलब जो बहरा कान है वो आगे कर देना। इसका मतलब क्या है कि उससे सुनाई देगा नहीं, यानी वो सुनेगा नहीं, किसी की बात को मानेगा नहीं। तो एक सेंटेंस में यूज जो देख रहे हैं हम वो है व्हेन आई आस्क्ड माइकल टू गो विद मी फॉर हेल्प ही जस्ट टर्न्ड अ डेफ ईयर। मतलब माइकल नहीं सुनी अनसुनी कर दिया। माइकल को पूछा गया था कि आप मेरे साथ चलोगे क्या, उसने ऐसे पूछा, बट माइकल ने टर्न्ड अ डेफ ईयर मतलब माइकल ने बात को सुनी अनसुनी कर दी। माइकल ने उस बात को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी। इस सेंटेंस का मतलब ये था। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। टेक ए टास्क, बुरी तरह से फटकारना। टू स्कोल्ड, रेप्रिमांड। रेप्रिमांड का मतलब होता है बुरी तरह से डांटना पीटना, मतलब पीटना नहीं डांटना होता है। स्कोल्ड का मतलब भी वही होता है। देखिए यहाँ पर जो वर्ड है रेप्रिमांड, रेप्रिमांड का मतलब भी वही होता है जो स्कोल्ड का होता है। तो ये रेप्रिमांड जो शब्द है ये कई बार एंटोनिम्स और सिनोनिम्स में पूछा गया है, तो थोड़ा सा आप इसको प्रायोरिटी पे लेना अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे ये वर्ड भी लिखा है। चलिए आप पिक्चर देख के समझ पा रहे होंगे कि ये किसी को डांट रही है। टू स्कोल्ड जो है वर्ब हमारे पास टेक अ टास्क। टेक अ टास्क का मतलब टू स्कोल्ड और रेप्रिमांड होता है, यानी बुरी तरीके से जब हम किसी को फटकारते हैं तो उसकी इडियम हम कह सकते हैं टेक अ टास्क। एक सेंटेंस में यूज देखते हैं। मॉम टुक मी टू टास्क ओवर माय टेरिबल रिपोर्ट कार्ड। जब मेरा रिपोर्ट कार्ड बहुत टेरिबल था, टेरिबल का मतलब समझ रहे होंगे कि मार्क्स ज्यादा नहीं है उसमें मार्क्स, तो मॉम ने मुझे टुक मी टू टास्क मतलब बहुत बुरी तरह से डांटा या फटकारा। ठीक है, तो इस सेंटेंस के मीनिंग से आप समझ पाए होंगे इस इडियम का रियल मीनिंग क्या है, किस सिचुएशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। 83 नंबर देखते हैं। हैव वंस हैंड्स फुल, हाथ फुल हैं उसके। ठीक है, सिर खुजाने की भी फुर्सत नहीं होना, मतलब हाथों में कुछ ना कुछ है उसके। हैव एज मच वर्क एज वन कैन डू, जितने काम कर सकता है कोई आदमी उतने काम उसके पास हैं। अब उसके पास एक सेकंड की भी फुर्सत नहीं है, वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि इसके पास जितने हाथ पांव जितने भी थे सब कुछ लगे हुए हैं, अब इसको एक सेकंड का भी फुर्सत नहीं है, या फिर इसके पास कुछ भी काम फ्री नहीं है, बहुत ज्यादा बिजी है ये। हैव वंस हैंड्स फुल, इसका मतलब ये होगा। चलिए एक सेंटेंस में यूज देखते हैं इसका। आई कैंट डू द जॉब आई हैव गॉट माई हैंड्स फुल एट माई डेस्क। वो कह रहा है कि मैं कोई और जॉब या मैं कोई जॉब नहीं कर सकता क्योंकि मेरी डेस्क पे ऑलरेडी इतना काम है कि जो मैं वो ही कर लूँ बहुत है। इस सेंटेंस का मीनिंग इस तरीके से निकलता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। 84 है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है किए का परिणाम भुगतना। ये इडियम मैं बहुत बार यूज करता हूँ।
तो फेस द म्यूजिक इज माई फेवरेट फॉर द डे। आप अपनी फेवरेट जो भी ईडीएम आपकी फेवरेट है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और पिछली 2-3 वीडियो से मैं देख रहा हूं कि आपके स्कोर्स आप शेयर नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर्स प्लस जो ईडीएम आप आज से शामिल करने वाले हैं आप अपनी लैंग्वेज में, उस ईडीएम को अपनी फेवरेट ईडीएम मानते हुए जरूर कमेंट सेक्शन में एक बार लिखें, ताकि आपको और अच्छे से वो याद हो पाए। एक बार फेस द म्यूजिक का मतलब देख लेते हैं। हिंदी में आपने जाना किए का परिणाम भुगतना। ये बेसिकली कुछ हमसे गलतियां हो जाती हैं और फिर उसका परिणाम हम भुगतते हैं, तो उसको कहते हैं फेस द म्यूजिक। जैसे बी कन्फ्रंटेड विद द अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्शन। यहाँ पे जो कन्फ्रंटेड वर्ड है इसका मतलब यही है परिणाम भुगतना। परिणाम भुगतना मतलब बुरा काम जो किया था हमने, यानी कोई भी ऐसी गलती की थी उसके बदले में हमें जो सजा मिली है उसी को कहते हैं कन्फ्रंटेड। ठीक है, तो एक बार हम इस पिक्चर को देखते हैं। ये लोग इनमें से ये जो आपको ब्लू में दिख रहा है, ब्लू वाला जो रेड वाले को है, रेड वाले ने कोई ना कोई गलती करी है, कोई ना कोई मिस्टेक की है काम में, इसलिए ब्लू वाला आदमी इसको डांट रहा है या इसको मतलब हाँ फेस द म्यूजिक का मतलब डांटना भी होता है। कई बार हम जैसे मान लो ऑफिस में कोई गलत काम, गलत मतलब कोई भी एरर या कोई मिस्टेक हो जाती है काम में, तो हमारे को बॉस जो है डांटता है, तो वो भी एक तरीके से फेस द म्यूजिक है। हम म्यूजिक फेस करेंगे, म्यूजिक फेस करेंगे मतलब हमें अब डांट पड़ेगी और हमने जो किया है उसका परिणाम हम भुगतेंगे, तो उसी को कहते हैं फेस द म्यूजिक। एक सेंटेंस में देखते हैं यूज इसका क्या है। वी वुड लेटर हैव टू फेस द म्यूजिक ओवर आवर बोल्ड मूव्स। हमने जो बोल्ड मूव्स लिए हैं, बोल्ड मूव्स का मतलब बिना सोचे समझे हमने एकदम जो भी चेंजेस किए हैं या जो भी हमने सोचा वो किया, जो भी मूवमेंट्स जो किए हैं हमने, तो इनके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं यानी इनके जो परिणाम हैं वो हम बाद में फेस करेंगे, यानी बाद में हमें पता चलेंगे क्या होंगे। तो इसका मतलब ये था। नेक्स्ट देखते हैं हम एक बार पास द हैट। पास द हैट बहुत ही ब्यूटीफुल इडियम है। इसका मतलब होता है चंदा इकट्ठा करना। कलेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मनी फ्रॉम ए नंबर ऑफ पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। जैसे मान लो अभी आजकल कोविड के लिए एक तरीके से गवर्नमेंट पासिंग द हैट, मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपनी हैट को पास कर रही है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, और उसमें हम लोग उसमें पैसे डाल रहे हैं, डोनेशन डाल रहे हैं, ताकि हम उस पैसे को कहीं यूज कर सकें। तो जब भी चंदा इकट्ठा करने की बात हो तो पास द हैट इडियम आपको याद आनी चाहिए कि वी आर पासिंग द हैट। क्यों? क्योंकि हमें मतलब चंदे को इकट्ठा करना, कॉन्ट्रीब्यूशंस लेना है सबसे, तो हम कहते हैं ऐसा पास द हैट। एक बार सेंटेंस में यूज देखते हैं। वी आर गोइंग टू पास द हैट राउंड लेटर एंड बाय सम बियर। बियर खरीदने के लिए ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, क्या करेंगे, पास द हैट करेंगे, मतलब चंदा इकट्ठा करेंगे एंड देन दे विल हैव बियर्स। 86 नंबर देखते हैं। एज द क्रो फ्लाइज। क्रो फ्लाइज, देखिए क्रो जो है, कौवा जो होता है सीधे लक्ष्य में फ्लाई करता है, मतलब सीधा दौड़ता है। यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग डिस्टेंस इन ए स्ट्रेट लाइन। जब हम सीधा, देखिए आप इस पिक्चर से देखेंगे यहाँ पे कि ब्लू लाइन काफी घूम घाम कर जा रही है डेस्टिनेशन तक, बट एक रेड लाइन जो है वो स्ट्रेट सीधा सीधा कवर कर रही है, तो इसको कहते हैं क्रो फ्लाइज। क्रो फ्लाइज का मतलब सीधा, शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करना कहते हैं क्रो फ्लाइज, घूम घाम के जाना नहीं। एक सेंटेंस में यूज देखते हैं। इट्स अ किलोमीटर एज द क्रो फ्लाइज बट 3 किलोमीटर्स बाई रोड। वो ये कहना चाह रहा है कि 1 किलोमीटर लगता है अगर क्रो फ्लाइज की तरह जाएं, तो क्रो फ्लाइज हो अगर मतलब सीधी डिस्टेंस जो है वो तो है 1 किलोमीटर, बट अगर बाय रोड जाओगे तो 3 किलोमीटर पड़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस को शॉर्ट करना ही क्या होता है, एज द क्रो फ्लाइज होता है। नेक्स्ट देखते हैं। इन अ फिकल, कठिन परिस्थिति में। फिकल का वैसे मतलब जो होगा वो होगा आचार, ठीक है, बट यहां पर कठिन परिस्थिति में। इन अ ट्रबलसम और अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इसको कहते हैं इन अ फिकल। देखिए डिफिकल्ट सिचुएशन में जनरली इंसान अपने सिर को पकड़ लेता है जब भी कठिन परिस्थिति होती है, और ऐसे इस टाइप के, इस इमेज जैसा आप पिक्चर देख रहे हैं, इस टाइप के एक्सप्रेशंस आते हैं, आप देख के समझ जाओगे। इन अ फिकल आप यूज कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में। व्हेनेवर यू फेस सच सर्कमस्टेंसेस, सम ट्रबलसम और सम डिफिकल्ट सिचुएशंस, सो बाय दैट टाइम you can
जस्ट से दैट आई एम इन अ पिकल। आई एम इन अ पिकल का मतलब यही होगा कि मैं थोड़ा परेशानी में हूं, मैं कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में हूं, उसको कहते हैं आई एम इन अ पिकल। एक सेंटेंस में देखते हैं, आई हेट बीइंग इन अ पिकल एज इट मेक्स मी फ्रस्ट्रेटेड एंड स्ट्रेस्ड। मैं कठिन परिस्थिति में होना मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और स्ट्रेस्ड कर देता है, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव देता है जब भी मैं कठिन परिस्थिति में होता हूँ। तो इसलिए मैं कभी भी कठिन परिस्थिति में नहीं होना चाहता। सेंटेंस का मीनिंग समझा रहा हूँ मैं। आई हेट बीइंग इन अ पिकल मतलब मैं हमेशा कठिन परिस्थिति में होना बहुत बुरा लगता है मुझे। मैं उसको बहुत उस परिस्थिति से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ क्योंकि ये मुझे फ्रस्ट्रेट करती है और मुझे स्ट्रेस्ड भी फील कराती है, मतलब मुझे मानसिक तनाव देती है। नेक्स्ट देखते हैं रेड लेटर डे। बहुत ही ब्यूटीफुल ईडियम है। रेड लेटर डे का मतलब होता है चिरस्मरणीय मंगल दिवस, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट डे। जैसे 15th ऑफ अगस्त आप देख रहे होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डे रहा है। और ऐसे ही मतलब इसका बेसिक जो मीनिंग है वो इसका यही नहीं है कि सबके लिए इंपॉर्टेंट हो, वो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसलिए मैंने सेंटेंस को दूसरी तरीके से डिजाइन किया है। एक बार तो इसका मीनिंग देखो, ए डे दैट इज प्लीजेंटली नॉट वर्दी और मेमोरेबल। नॉट वर्दी का मतलब भी यही होता है, एक ऐसा मेमोरेबल डे जिस पर कुछ स्पेशल हुआ हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम रेड लेटर डे। रेड लेटर डे अपना 15th ऑफ अगस्त है, 26th ऑफ जनवरी है, और भी बहुत सारे रेड लेटर डे होते हैं, ठीक है। 2 अक्टूबर आप कह सकते हो रेड लेटर डे। तो ऐतिहासिक दिन जिसको कहते हैं ये भी कहा जा सकता है। वैसे वो एग्जैक्ट मतलब रियल मीनिंग तो नहीं है, बट हाँ आप यूज कर सकते हैं उसकी जगह रेड लेटर डे। द डे दैट आई स्टार्टेड माई जर्नी टुवर्ड्स माई रियल करियर वॉज रेड लेटर डे फॉर मी। जो दिन था जिसको मैंने अपनी करियर यानी मैंने अपने करियर को स्टार्ट किया था, अपने करियर की यात्रा जो स्टार्ट की थी, वो दिन मेरे लिए ऐतिहासिक है या क्या कहते हैं चिरस्मरणीय मंगल दिवस है, मतलब मेमोरेबल है, यादगार दिन है वो मेरे लिए। सेंटेंस का मीनिंग मैंने समझाया आपको। 89 देखते हैं, थ्रू थिक एंड थिन अगेन रिपीटेड 3 टाइम्स। तीसरी बार रिपीट हो रही है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से आ सकती है। थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स एंड सिचुएशन, सुख दुख में, मुसीबतों में। वी ऑलरेडी हैव कवर्ड दिस पर्टिकुलर इडियम। माय बेस्ट फ्रेंड हैज सपोर्टेड मी थ्रू थिक एंड थिन। मेरा अच्छा दोस्त मुझे हर मुसीबत में साथ दिया है। उस सेंटेंस का मतलब ये था। रूल द रूस्ट। रूल द रूस्ट इसका मतलब होता है रूल करना यानी शासन करना, डोमिनेट करना। बी इन अ कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल, एकदम पूरे नियंत्रण में रखना। जैसे मान लो ये ट्रैफिक वाला है, ये एकदम कंट्रोल में रखता है यहाँ पे ट्रैफिक को, ये रूल करता है, ये शासन करता है यहाँ पे, इसको कहते हैं रूल द रूस्ट। एक सेंटेंस में यूज देखोगे तो ज्यादा अच्छा समझ पाओगे। इन दिस पर्टिकुलर सोसाइटी मैन रूल द रूस्ट एंड वीमेन हैव ए लो स्टेटस एंड फ्यू राइट्स। इन दिस पर्टिकुलर सोसाइटी मतलब इस पर्टिकुलर सोसाइटी में जो आदमी होते हैं वो तो रूल करते हैं, मतलब वो शासन करते हैं, वो कंट्रोल में रखते हैं सब चीजों को, उन्हीं का मतलब वो जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं, वो डिसीजंस लेते हैं इंडिपेंडेंट। कहने का मतलब ये हुआ। एंड वीमेन हैव अ लो स्टेटस एंड राइट्स, बट जो औरतें हैं उनका स्टेटस डाउन है, मतलब उनकी स्थिति उस लेवल पे नहीं है, उनके पास कम अधिकार हैं बजाय पुरुषों के। ये इस सेंटेंस का मीनिंग था। तो आज के 10 वर्ड्स हो चुके हैं। अब मैं आपको क्विज करवा देता हूँ। क्विज नंबर 8, ये क्विज नंबर 9 होनी चाहिए या 8 होगी या 9 होगी, आप देख लेना, इसको हम ठीक कर लेंगे। चलो 81 से देखते हैं हम। टर्न डेफ ईयर, टर्न एट डेफ ईयर, हाँ क्विज नंबर 9 है ये। टर्न एट डेफ ईयर, चूज द right answer out of 4. To pay attention, to listen carefully, to make someone deaf, to pay no heed. देखिए अब जो सेम ईडियम, एक खास बात मैं आपको बता दूं, जो ये वाली जो ईडियम है ये पहले भी एक बार आ चुकी है, बट पहले जब आई थी ये वाली ईडियम तो उस समय 4 ऑप्शन ये नहीं थे जो अब हैं। उस समय ऑप्शंस दूसरे थे, इस टाइम ऑप्शंस दूसरे हैं। मतलब जितनी बार ईडीएम पूछता है एसएससी या कोई भी एग्जाम, तो उसके जो ऑप्शंस हैं वो जरूरी नहीं है सेम हो जो पिछली बार पूछे गए थे, यानी सेम कॉपी पेस्ट काम नहीं होता है, हर बार अलग शब्दों में उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो ये भी एक आपका एक्सपीरियंस है जो आप यहाँ से गेन कर रहे हैं।
तो चूज करो, आप चूज कर लिए होंगे। लेट मी शो यू द आंसर। आंसर इज पे नो हेड, नो हीड। कोई हीड पे कोई मतलब ध्यान नहीं देना, सुना अनसुने कर देना, ये इसका मीनिंग होगा। नेक्स्ट, टेक अ टास्क, टू असाइन वर्क, टू रिब्यूक, टू प्रेज, टू गिव एन अवार्ड। अब आप इनमें बताइए क्या करोगे। टेक अ टास्क, टेक अ टास्क याद रखना क्या बताया गया था आपको टेक अ टास्क के लिए। सबसे पहले आप चूज करो एंड देन लेट मी शो यू द आंसर विच वन इज द करेक्ट आंसर। टू रिब्यूक होगा। टू रिब्यूक का मतलब वही होता है स्कोल्ड करना, मतलब एक तरीके से डांटना या मतलब फटकारना। टेक अ टास्क होता है, आप जानते हो। असाइन ए वर्क मतलब आप असाइन नहीं करते किसी को काम नहीं देते किसी को। ना प्रेज मतलब ना उसकी प्रशंसा करते, ना उसको कोई अवार्ड देते। टेक अ टास्क का मतलब होता है टू रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब भी वही होता है कि डांटना फटकारना, ऐसा होता है। नेक्स्ट देखते हैं 82। Have one's hands full, to be very rich, to be very clumsy, to be very busy, to be very generous. Choose the right answer. Okay, see now the answer. Answer is to be very busy. उसके पास तो सिर खुजाने का भी समय नहीं है, उसको कहते हैं टू बी वेरी बिजी। अब देखिए क्लमजी का मतलब होता है लापरवाह, तो लापरवाह तो नहीं होता, ये धनवान भी नहीं होता, हो सकता है उसके पास समय नहीं हो बट पैसा भी तो नहीं हो, ये भी तो हो सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। जनरस का मतलब बहुत ज्यादा उदारवादी, सब लोगों की आगे से चल के हेल्प करने वाला। तो बाकी के भी ऑप्शंस को आप एक बार समझ लिया करो क्या मतलब निकलता है सबका। फेस द म्यूजिक, फेस द एनिमी, एंजॉय द हार्मनी, गेट अप्रिशिएशंस, फेस द क्रिटिसिज्म। चूज द राइट आंसर। लेट मी शो यू द आंसर नाउ। देखिए आप सब अपने ऑप्शंस को चेक करते रहिए, आपको पता चल जाएगा आपका कितने ठीक हुए हैं और कितने गलत, और वही स्कोर आपको कमेंट सेक्शन में बताना होता है। चलिए, फेस द क्रिटिसिज्म इसका आंसर होगा, बाकी सबके मतलब आप जानते होंगे। पास द हेड, पास द हेड, टू सेल समथिंग, टू कलेक्ट मनी, टू पे अ गेम, टू अवॉइड वर्क। चूज द राइट आंसर। ओके, नाउ सी, कलेक्ट मनी होता है जब आप चंदा इकट्ठा करते हैं, तो उसी को तो कहते हैं पास द हैट। आपने हैट एक को दूसरे को दी, वो ऐसे मतलब आप नहीं देखते थे गांव में पहले कोई वो आते थे खेल दिखाने वाले, वो अपनी टोपी में ही तो इकट्ठा करते थे पैसे, तो ऐसे याद रखो पास द हैट। हैट को पास करना मतलब यहाँ से हैट को वहां देना, वहां देना, वहां देना, और इस तरीके से उस हैट में लोग पैसे डालते रहते थे, तो वो एक तरीके से चंदा इकट्ठा करना, वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया, वहीं से ये इडियम बनी पास द हैट का मतलब टू कलेक्ट मनी। नेक्स्ट देखते हैं 86। एज द क्रो फ्लाइज, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, मैं आपको बता दूं। तो आप इसको कह सकते हो क्रो, ये काउ नहीं है, क्रो है, यहाँ पे क्रो है, क्रो। क्रो फ्लाइज, टू बी अनसर्टेन, अ लॉन्ग वाइंडिंग पाथ, द शॉर्टेस्ट रूट, टू बी डायरेक्शनलेस। चूज द राइट आंसर। शॉर्टेस्ट रूट, बिल्कुल सीधी दूरी, सीधा लक्ष्य, उसको कहते हैं हम क्रो फ्लाइज। नेक्स्ट देखते हैं हम, इन अ पिकल, इन अ ग्रेट पेन, इन जुबिलिएशन, इन ट्रबल, इन डीप सोरो। देखिए एक नया वर्ड जो है यहाँ पे ये है जुबिलिएशन। इसका मतलब भी भयंकर होता है, मतलब एक तरीके से भयंकर परिस्थिति जिसको कहते हैं, ये बेसिकली इसका भी मतलब यही होता है जो बुरी परिस्थिति होती है। इन ए पिकल का मतलब इन ट्रबल भी हो। देखो अब यहाँ पे थोड़ा अगर आपको जुबिलिएशन का मतलब नहीं पता तब तो आपके पास कोई कंफ्यूजन है नहीं, अगर इसका मतलब पता है तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, बट नाउ द राइट ऑप्शन विल बी इन ट्रबल। आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। नेक्स्ट देखिए एक बार, रेड लेटर डे, अ वेरी स्पेशल डे, अ वेरी हॉट डे, अ वेरी फ्राइटफुल डे, अ वेरी कोल्ड डे। सो विच वन इज द राइट आंसर? चूज। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड फ्राइटफुल का मतलब आप समझ सकते हैं, तो इसको कहते हैं डरावना या फिर भयंकर, इस तरीके से। चूज द राइट आंसर। लेट मी शो यू फर्स्ट, अ वेरी स्पेशल डे, जो स्पेशल डे होता है उसी को रेड लेटर डे बोलते हैं। थ्रू थिक एंड थिन, चूज द राइट आंसर। टू बी स्केयर्ड, टू बी scared of small dangers, passing through a thick forest, support under all circumstances, to be hard hearted in times of loss. Which one is the right answer? ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं 2 बार, तो आप आंसर कर देंगे अंडर
ऑल सर्कमस्टेंसेस, किसी भी सर्कमस्टेंसेस, किसी भी परिस्थिति में आप किसी को सपोर्ट करते हैं उसी को कहते हैं थ्रू थिक एंड थिन। एंड द लास्ट वन फॉर द डे, रूल द रोस्ट, to make all decisions, to be prosperous but generous, to frequently pick a call, to blindly follow others. Which one is the right answer? Choose. Okay, see, to make all the decisions, बाकी सब तो आंसर कहीं मैच ही नहीं करते। आपको पता होगा रूल द रोस्ट का मतलब होता है एक तरीके से शासन करना, डोमिनेट करना, सारे डिसीजंस खुद लेना, उसको कहते हैं टू मेक ऑल द डिसीजंस, इसी को तो कहते हैं रूल द रोस्ट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।